कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इंसान के लिए जो मैसेज दिया वो हम सब के लिए, चाहे वो औरतों के लिए हो, मर्दों के लिए हो, और क्या हमारे लिए बेहतर है क्या नहीं। जॉब की तलाश होती है और बचपन से बहुत कम वक्त में अपने शहर अपने, चूंकि इंसान को हर लम्हा और हर तौर पे कोशिश करते रहना चाहिए, तो रुकने का तो नाम जर्नी नहीं है, हाँ, लेकिन शुरुआत जरूर है बहुत। तो मुसलमानों की हालत जो है खास तौर से माश की फील्ड में बद से बदतर है। हमारी हालत ये समझें कि अभी शेड्यूल्ड कास्ट से भी नीचे हम हैं, तो हमें जरूरत है कि तालीम की तरफ आना और खास तौर से जहाँ कम्युनिटी है पसमानदा एक्सट्रीम कम्युनिटी से उठकर जेएनयू तक जाना, हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जाना, तो इस सफर को कैसे डिफाइन करेंगे सर? इसके बारे में आप बताएं। मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ इस मामले में, और मैं ये चाहता हूँ कि जेएनयू तक पहुंचा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मदरसे से तालीम हासिल की, तो मदरसा और साथ में यूनिवर्सिटी दोनों तरह की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक हकीकत है, एक अफसाना है। और जिंदगी में कि आपकी सफर जामिया से स्टार्ट होती है, जामिया मिलिया इस्लामिया हिंदुस्तान की। जामिया, यकीनन जामिया का जो तराना है वो हम सब के रगोपै में बसता है, दयारे शौक मेरा शहर आरज़ू मेरा। तो वो उस रिजल्ट ने मुझे बहुत हौसला दिया। मुझे लगता था कि नहीं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी। किसी भी एग्जाम में बैठना जरूरी है, रिजल्ट डिसाइड करेगा ना, पहले से देख के डरना क्यों है उसको। फॉलो करिए। तो इसलिए हमने दोनों का इंटरव्यू था, तो उसमें आर्टिकल पब्लिश हुए हैं मेरे 2-3। सदाए जौहर एनुअल मैगजीन होती है, तो वो निकलता है इस्लामिक हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। कल्चरल एक्टिविटीज में मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था, तो उसमें अलग अलग फील्ड में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने एनसीसी और एनएसएस ज्वाइन किया था। तो एनएसएस टीचिंग इन जामिया के एलुमनाई होने के बारे में दिल्ली का नाम जब आया ना, देखिए बड़ा के टेन्योर में मैं जिस शख्स को इनवाइट दे रहा हूँ, इनकी एक कंट्रीब्यूशंस एज ए टीचर के तौर पे भी कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमफिल एमए पीएचडी की, और जामिया से बीए और बीएड किया इन्होंने, और अभी वो बीपीएससी में शिक्षक हैं, और वो मुस्लिम्स के पासमानदा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और उनसे मिलेंगे, तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ शहबाज रजा साहब का, कि आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम का, कि आज के इस मौके से आपने हमें इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दी, और आज हम आपके ज़रिए से बाकी लोगों तक जुड़ पाए। तो आज के इस खूबसूरत मौके से सबसे पहले मैं वर्ल्ड ऑफ पीस डे के मौके से, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके से आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ही का दिन है जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दुनिया में, मोहसिन इंसानियत, जिसने हम सबको दुनिया में अमन, शांति, सुकून, पीस का मैसेज दिया, राइट्स, कवानीन, हुकूक का मैसेज दिया, और तमाम इंसान को एक सफ में खड़ा किया। तो आप सबको बेहद मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उमन बताना जानना चाहता हूँ कि ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं, और इसके क्या मुसलमान या मुस्लिम्स के लिए इस्लाम के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंस है, तो थोड़ा सा अवाम के लिए कुछ बता दें। जी बिल्कुल, देखिए मुसलमान की जब बात आती है, हम तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों में अफजल और बरतर हैं, और उन्हीं पर कुरान पाक नाजिल हुआ, जो इस्लाम में सबसे मुक़द्दस किताब मानी जाती है। तो हदीस का जो ताल्लुक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और अमाल, इन्हीं को हदीस कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अगर अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक देखें तो 571 ईस्वी, 571 ईस्वी में अप्रैल का महीना, और अरबिक अगर तारीख देखें तो 12 रबीउल अव्वल के मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए।
मक्की और मदनी जिंदगी में एक जो 63 साला सफर रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे हम सबको सीखना भी चाहिए और उस पर अमल पैरा होना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम इंसान के लिए जो मैसेज दिया वो हम सब के लिए, चाहे वो औरतों के लिए हो, मर्दों के लिए हो, और क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या नहीं है, क्या हराम है और क्या हलाल है, इन सब की तमीज़ हमें दी। और इसलिए कुरान की तशरीह जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात है। हम सबको फॉलो भी करना चाहिए जो मुसलमान हैं। और नमाज के बाद नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दी, लेकिन नमाज का जो तरीका है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आपको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो पैगाम इंसानियत और अमन की पैगाम हमारे रसूलुल्लाह ने दिया वो आज के समाज में ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आपका सफर, अभी आप बीपीएससी +2 शिक्षक हैं सर, तो हाउ इज द जर्नी, कैसा जर्नी चल रहा है, आपका सफर कैसा चल रहा है बिहार के टीचर्स में रिक्रूट होना या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो जाना और एज ए टीचर काम करना, समाज के पिलर्स हैं, तो आपका ये जर्नी कैसा है अभी का सर? अभी ये कह सकते हैं, देखिए समाज में हम सबको एक अच्छी जॉब की तलाश होती है और बचपन से बहुत कम वक्त में अपने शहर, अपने घर रहा, तालीम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहा। और उसी तालीम का एक जो अहम रिजल्ट था वो ये कि इसी कोशिश की बिना पे मैं दिल्ली में था जब ये रिजल्ट आया और बीपीएससी में +2 में मेरा नाम आया, सिलेक्शन हुआ, तो मैंने जिस शहर का इंतखाब किया था वही शहर मुझे मिला, पटना। अभी मैं पटना में बीटा में ज्वाइनिंग की है +2 में। यकीनन ये सफर, चूंकि इंसान को हर लम्हा और हर तौर पे कोशिश करते रहना चाहिए, तो रुकने का तो नाम जर्नी नहीं है। हाँ, लेकिन शुरुआत जरूर है, बहुत बेहतर है। आज के अगर हम हालात को देखें जहाँ पे माश की तलाश में लोग परेशान हैं, बहुत कोविड के बाद के हालात को अगर देखें तो बहुत सारे जॉब नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब खत्म हो रही हैं। तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में आना अपने आप को, खासतौर से अपनी कम्युनिटी के लिए हम बेहतर कर पाएंगे, इसलिए कि अभी जो अगर आप ताज़ा सर्वे देखेंगे तो मुसलमानों की हालत जो है खासतौर से माश की फील्ड में बद से बदतर है। हमारी हालत ये समझें कि अभी शेड्यूल्ड कास्ट से भी नीचे हम हैं। तो हमें ज़रूरत है कि तालीम की तरफ आना और ख़ासतौर से अपने और अपनों के लिए हम जितना कुछ कर पाते हैं एजुकेशन में वो करने की कोशिश होगी। तो यकीनन कह सकते हैं कि एक अच्छी जर्नी है और उसको और मजीद आगे बढ़ने की कोशिश होगी। समाज में शिक्षक का कंट्रीब्यूशन जो आपको लगा, मैं बहुत अमूमन खुश होता हूँ कि लोग शिक्षक बनते हैं, क्योंकि मन लगता है कि लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, अमूमन बड़े पेशे को चुनते हैं, शिक्षक पेशा वो लास्टली चुनते हैं। तो अमूमन मैं शिक्षक से जो मिलता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और माशाल्लाह आप शिक्षक भी हैं। तो आपका सफर जो है सर, जेएनयू में आपने मैक्सिमम वक्त बिताया, आपने एमए किया, एमफिल किया उर्दू में, देन पीएचडी। कांग्रेचुलेशन दैट यू हैव अचीव्ड द पीएचडी। तो ये सफर कैसा है? या जेएनयू में एक लड़का हुसैनाबाद के एक्सट्रीम एरिया से उठकर जहाँ कम्युनिटी है पसमानदा, एक्सट्रीम कम्युनिटी से उठकर जेएनयू तक जाना, हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जाना, तो इस सफर को कैसे डिफाइन करेंगे सर? इसके बारे में आप बताएं। मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ इस मामले में, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो पिछली जर्नी रही है तो वैसी जर्नी मैं चाहता हूँ कि सबको मिलनी चाहिए। इसलिए कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले से, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से उठ करके जेएनयू तक का सफर, जो पूरे भारत में टॉप की यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंचना, यकीनन एक शानदार जर्नी है, एक बेहतरीन सफर है। और उसमें मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है, इसलिए कि कभी भी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जो मेरा साल खराब हो गया, कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया। हमेशा एक राह मिलते गए, रास्ते खुलते गए, अच्छे असातिज़ा मिलते गए और सही रहनुमाई होती गई। तो जिसके बिना पे मैंने भागलपुर से जो सफर शुरू किया वो कई पड़ाव से गुजरता हुआ
जेएनयू तक पहुंचा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मदरसे से तालीम हासिल की, तो मदरसा और साथ में यूनिवर्सिटी दोनों तरह की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। तो जेएनयू वाकई पूरे, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन हो समाज में अगर है तो वो समाज के लिए ही है, और समाज से अगर हम जुड़कर नहीं रह पाते हैं तो चाहे डॉक्टरी हो की डिग्री हो, चाहे इंजीनियरिंग की, कोई मतलब नहीं रहता अगर हम समाज से कट जाते हैं। सब तो हमें समाज से जोड़ता है, और जेएनयू ने हमें सबसे ज्यादा समाज से जोड़ा। तो जेएनयू मेरे लिए एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक हकीकत है, एक अफसाना है, और जिंदगी में एक ऐसी याद है जो मैं चाहूंगा कि हमेशा मेरे साथ रहे। जेएनयू वाकई बहुत कुछ देता है, और जेएनयू में कभी आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आप किस कम्युनिटी से आए हैं, आप कितने ऊपर या कितने नीचे से आए हैं। जेएनयू आपको एक सफ में खड़ा कर देता है, और एक जगह इक्वल सबको। और वहां ये भी कि औरत और मर्द के बीच में जो इम्तियाजात हैं बहुत सारी चीजों में समाज में, वो सब चीजें खत्म कर देता है। तो वो बराबरी का एहसास, वो इक्विटी और इक्वलिटी का एहसास आपको जेएनयू देता है। और वो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हमने किताबों में बहुत पढ़ा है, लेकिन जो प्रैक्टिस की है वो जेएनयू में। तो जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मुझे लगता है कि जो भारत में और भी जगह होना चाहिए, और वो जेएनयू को ही जेएनयू बनाता है कि वहां हर तबके के, हर कास्ट के, हर फिरके के और हर कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। लेकिन कभी आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप किसी के दरमियान हैं। सब आपकी हेल्प के लिए तैयार होंगे, रात के दिन के किसी वक्त। और सबसे अच्छी बात यह है कि जेएनयू की जो लाइब्रेरी है, मैं स्पेशली लाइब्रेरी का जिक्र करना चाहूंगा कि वो 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन खुली होती है, और हमेशा आपके लिए अवेलेबल होता है। तो दुनिया की नॉलेज जेएनयू के अंदर है। तो जेएनयू, किसी ने कहा था कि गर फिरदौस बर्रुए जमीयस हमीयस थमीयस, मुझे लगता है ये जेएनयू के लिए होना चाहिए, खासतौर से एजुकेशन के लिए। तो जेएनयू का यकीनन सफर बहुत यादगार रहा। मैंने जेएनयू में 2014 में एडमिशन लिया, जी। और और वहां से मैंने एमए इन उर्दू किया। जी। और 2016 में मैंने जब एमए कंप्लीट किया तो दोबारा से मैंने एंट्रेंस दिया, और वहां से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हुआ। और एमफिल इन उर्दू 2018 में मैंने ये डिग्री कंप्लीट की, और इंटीग्रेटेड था। तो 2018 से ये सफर 2023 तक का मेरा पीएचडी का रहा, और दिसंबर 2023 में मैंने पीएचडी सबमिट की, और अभी अप्रैल में वाइवा भी मैंने डिफीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी डॉक्टरेट की डिग्री मुझे मिली है। बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको इस सफर में, कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ बामन इस लड़के को देखकर कि एक लड़का जो हुसैनाबाद में ख्वाब देख रहा है कि जेएनयू तक पहुंचने में वो पहुंच गया और ख्वाब मुकम्मल हो गई। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक लड़का जो बैठा है हुसैनाबाद के किसी कोने में, तो वो कैसे ख्वाब देखे, उसके लिए क्या मैसेज होगा आपको सर? कि जैसे मान लीजिए हुसैनाबाद में एक लड़का है, छोटे से तबके में किसी घर में, वो ख्वाब देखे किस तरह से आपकी तरह वहां तक पहुंचने का, उसके लिए क्या मैसेज होगा? आप उस बच्चे को क्या मैसेज जी जी, हमारी कोशिश भी ये है कि ऐसे ख्वाब की ताबीर हमसे जहां तक हो सकती है खुद भी बनूं और पूरी करूं। और उस लड़के के लिए मैं ये कहना चाहूंगा जो ये ख्वाब देखता, चाहे कहीं से भी देखे, वो ख्वाब पूरा किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। बस उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेंगी, और वो चीजें मैं आपके के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरा कोई बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं रहा। आप बता रहे हैं कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से जब बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली भी जूझ रही होती है, हर तरह से हम जो है एक संघर्ष कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले है कि अच्छे असातिज़ा, ब्रॉड माइंडेड हो, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से आए हों, आप उनसे जुड़े। अपने दोस्त साथी ऐसे जो एजुकेशन में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, सीनियर हैं, कोई भी, आप उनसे रास्ते मालूम करें। कोशिश कीजिए कि कभी भी आपका एजुकेशन का जो ब्रेक ना हो कहीं भी। आपको देखिए, जो लाइन है, हम सब ने भी 10th किया है, आपने भी 10th किया, 10th 12th जो रूट है उस रूट को तो चलना होगा। मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ते जरूरी हैं, और उस रास्ते से गुजरना है। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये चाहे आप अपने शहर से करें या कहीं से भी करें। उसके बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जाने के लिए देखिए एक एंट्रेंस होता है, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, सभी के पास मोबाइल फोन है,
और आसानी से आप फॉर्म भर करके, बहुत ज्यादा तो नहीं, चूंकि बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अलग अलग फील्ड के कुछ नॉलेज चाहिए होते हैं। आप यूट्यूब है, कई आसानी से आप क्वेश्चन पेपर बैक पेपर देख सकते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। अभी सबसे अच्छा मैं तो चाहूंगा कि हमने तो लैंग्वेज से पीएचडी तक की, लेकिन जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेजेस की स्कोप्स बहुत हैं, और वो जरूरत है कि आप बहुत कम वक्त में सक्सेस हो सकते हैं। तो आसानी के साथ हमने ये कोशिश की, क्योंकि हमने भी संघर्ष किया, मेहनत की और पहुंचे, तो हमने कहा कि हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ किया जाए। तो हमने एक तंजीम की बुनियाद डाली, हमारे कुछ सीनियर और हम सब ने मिलकर दिल्ली में, जिसका नाम रहमत आलम वेलफेयर सोसाइटी रखा, और उसके बैनर तले हम जश्न ईद मिलादुन नबी का भी प्रोग्राम रखते हैं। और मेन जो उसका मकसद है, मेन जो उसका गोल है, वो ये कि मदारिस से या स्कूल से जो बच्चे हमारी कम्युनिटी के आते हैं दिल्ली में, उनको गाइड किया जाए, उनको फ्री में ट्यूशन दी जाए। पर नाम बोल सकते हैं सर? रहमत आलम वेलफेयर सोसाइटी, रहमत आलम वेलफेयर सोसाइटी जी, जेएनयू में है, ये जेएनयू में है, जामिया में भी है। जामिया में, हाँ, इसके अंडर में हम सब लोग, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। किसी नए बच्चे को किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत होती है, हम फ्री ऑफ कोर्स उनको प्रोवाइड कराते हैं। मटेरियल हो गया, एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर हो गया, या कैसे तैयारी की जाए, तो उस फील्ड के जो हमारे दोस्त साथी हैं उनका नंबर देते हैं कि आप इनसे, फ्रेंच में किसी को जाना हो, किसी को जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, किसी को चाइनीज में, तो ये सब है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अब भी वो मुतहरिक और फाल तंजीम है जो दिल्ली के अंदर काम कर रही है। जी। और ब्रिज कोर्सेज हैं अलग अलग, एएमयू में, जामिया में भी कुछ सालों तक चला है। वो भी ये करती है कि मदारिस के जो बच्चे आते हैं, अब इजीली उनका एडमिशन उसमें हो जाता है, 1 साल तैयारी कराते हैं वो, और आसानी से आप साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, जिस फील्ड में जाना चाहें वो आसानी से एडमिशन होता है वहां पे। तो ये वो रास्ते हैं। और देखिए, कोई खर्च, या मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छी खासी फीस होती है, वो सब नहीं उतना बेयर कर सकते हैं, लेकिन तालीम में मुझे लगता है कोई खर्च नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मेहनत ही करते हैं। जी। और आपके पास सिर्फ मेहनत है, बाकी सरकार बहुत सारे फेलोशिप्स देती हैं जिसके जरिए आप आगे मजीद तालीम हासिल कर सकते हैं। तो वो रास्ते हैं। मैं तो खुद कोशिश करता हूं कि लोगों से, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में भी पूछता हूं कि क्या कर रहे हैं, ताकि कहीं भी उनको हेल्प की जरूरत हो तो की जाए, इसलिए कि हम सब ने भी ऐसे ही रास्ते बनाए हैं और आगे। तो जेएनयू तक का सफर ऐसा रहा, और जेएनयू में मैं चाहूंगा कि और सब लोग यहाँ से पहुंचे, और मेरे बाद कई लोग पहुंचे, आपके तालिब रजा ये भी पहुंचे। हाँ, तो दिल्ली तक का सफर जो है मुझे लगता है जरूर करना चाहिए। और दिल्ली में अच्छी यूनिवर्सिटी है। बिहार की यूनिवर्सिटी में क्या है ना कि सेशन लेट हो जाता है तो एक साल गैप हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। जामिया, जेएनयू, डीयू, एएमयू, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और जरूर यहाँ तक जाना चाहिए। आप मैंने बोले कि सफर करना चाहिए, मुझे पता है कि आप ट्रैवलिंग से ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में किस तरह से हॉबी लगता है, या किसी इंसान में या किसी चीज में ट्रैवलिंग कैसे कर सकता है? आपने सफर तय किया दिल्ली तक, तो ट्रैवलिंग आपकी हॉबीज है, मैंने उमन देखा है, तो बिल्कुल सही इशारा किया आपने। देखिए, मुझे लगता है ना कि लोगों को जानना हो, लोगों से मिलना हो, लोगों को पहचानना हो, तो सफर जरूरी है जी। कुछ देर के लिए लोग अच्छा बनने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब अनजान लोगों से मिलते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, पूछते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग मौजूद हैं। मेरा एक ख्वाब ये भी है, और मैं उसकी तकमील की कोशिश में हूँ, कि ठीक है, ज़ियारतें हरमैन शरीफैन हैं, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज घूमी है, लेकिन मैं सबसे पहले अपना भारत ही देखना चाहूंगा। तो इसलिए इस 28 स्टेट में अब तक मैंने 16 या 17 स्टेट देखा है, और मेरी ये कोशिश है कि कम से कम अपना जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उसको जरूर देखूंगा। जी हाँ, तो बिल्कुल उसके लिए जो है मुझे अच्छा लगता है सफर करना, ट्रैवल करना, देखना, खासतौर से नेचर से जो अपने आप को करीब पाता हूं मैं, तो मैं समंदर और ऐसे पहाड़ों पे या ऐसे जंगलों में जाना जहाँ पे इस शोर शराबे से अलग एक दुनिया बसती। ट्रैवलिंग से लेकर के आपकी सफर जामिया से स्टार्ट होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया हिंदुस्तान की टॉप 3 यूनिवर्सिटी, दे आर ए शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। बीए से स्टार्ट किया आपने इस्लामिक स्टडीज, और बीएड किया टीचिंग की करियर में, तो जामिया को कैसे याद करेंगे सर? जामिया के अलुमनाई मैं भी हूँ, तो इससे अच्छा पूछना भी जरूरी है कि जामिया को कैसे याद करेंगे, दे आर ए शौक को कैसे याद करेंगे?
जी बिल्कुल। जामिया, यकीनन जामिया का जो तराना है वो हम सब के रगोपे में बसता है। दयारे शौक मेरा, शहर आरज़ू मेरा, यहीं पर आकर वो तमाम शौक जो है वो तकमील को पहुंचता है। देखिए, जामिया तक मेरा जो सफ़र रहा वो डायरेक्ट मदरसे की मेरी तालीम रही, तो अल जामियतुल अशरफिया के बाद मैंने जामिया का फॉर्म भरा, और जामिया में मैंने हिस्ट्री ऑनर्स और इस्लामिक स्टडीज ऑनर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था ग्रेजुएशन में 2011 में। और अच्छी बात ये रही कि मुझे रिटर्न टेस्ट के लिए, एंट्रेंस के लिए कॉल लेटर आया, वहां से बुलाया गया, एडमिट कार्ड आया मेरा वहां पे। 2011 में मैं सफर करता हूँ आजमगढ़ से, पहली बार दिल्ली जाता हूँ। और दिल्ली अपने आप में ही एक जो है कैपिटल है, राजधानी है, और एक छोटे शहर से पहुंचना, वहां पे अपने आप में ही अलग अलग लोगों से मिलना, तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन मेरे भाई वगैरह दिल्ली में रह रहे थे उस वक्त में, तो उनसे एक मदद मिली और मैंने एंट्रेंस दिया। जामिया का एंट्रेंस देने के बाद हिस्ट्री ऑनर्स और इस्लामिक स्टडीज, इन दोनों फॉर्म को मैंने पुर किया था, इसलिए दोनों में मेरा एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम। 15-20 दिन के बाद, उसी महीने में जब रिजल्ट आया, तो मैं दोनों में कामयाब था, और दोनों में मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। मैं एंट्रेंस देकर आ गया था आजमगढ़ वापस। जब एंट्रेंस का रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें दोनों में मेरा नाम था। मुझे उस वक्त लगा कि जो मेहनत है कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है, और ऐसा नहीं है जो हम देखते हैं बाकी शहर, बड़े शहर को डर जाते हैं, लगता है इतने सारे लोग हैं और अलग अलग दिशा से आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो वो उस रिजल्ट ने मुझे बहुत हौसला दिया। मुझे लगता था कि नहीं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी भी एग्जाम में बैठना जरूरी है, रिजल्ट डिसाइड करेगा ना, पहले से देख कर डरना क्यों है उसको, फॉलो करिए। तो इसलिए हमने दोनों का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उस वक्त चूंकि मेरी उर्दू, अरबिक, फारसी, इंग्लिश ये अच्छी थी, हिंदी के लिए मैं कोशिश कर रहा था, और वो सारा इंटरव्यू मेरा हिंदी से था, तो इसलिए हिस्ट्री में एक नंबर से शायद जो है मैं वेटिंग में आ गया, और इस्लामिक स्टडीज में सिलेक्टेड लिस्ट में मेरा नाम था। तो अब दोस्तों से मशवरे के बाद ये तय पाया कि एडमिशन लिया जाए, तो मैंने 2011 में इस्लामिक स्टडीज में एडमिशन लिया जामिया में, और 3 साल वहां से ग्रेजुएशन किया। फर्स्ट डिवीजन से जो टॉपर रहा उसका मैं जो है कई अवार्ड, कई ट्रॉफीज मुझे मिली, इसलिए कि मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर भी था, और बहुत अलग अलग जिम्मेदारी जो है यूनिवर्सिटीज की जो होती है वो फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया वहां पे। एक मैगजीन निकलता था जो सदाए जौहर के नाम से, तो सदाए जौहर में एडिटोरियल बोर्ड में मुझे रखा गया, इसलिए कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक था और बचपन से लिखता था, पढ़ता था, तो उसमें आर्टिकल पब्लिश हुए हैं मेरे 2-3। सदाए जौहर एनुअल मैगजीन होती है, तो वो निकलता है इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट से। कल्चरल एक्टिविटीज में मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था, तो उसमें अलग अलग फील्ड में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने एनसीसी और एनएसएस ज्वाइन किया था। तो एनएसएस में मैंने 3 नेशनल कैंप किया जामिया में रहते हुए। मुझे मौका मिला था केरला जाने का, 10 दिन का राजीव गांधी एडवेंचर नेशनल एडवेंचर कैंप करने का, तो वो भी मौका मुझे मिला। जब तो 2013 में जब मैंने कंप्लीट किया तो मैं सोच रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों से पूछा तो कहा कि फॉर्म पहले डालते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैंने उस वक्त 6 फॉर्म डाला था। मुझे अब भी याद है कि एक बिलीव का डाला था, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, MSW, चूंकि सोशल वर्क में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था तो मैंने MSW का फॉर्म अलीगढ़ में और जामिया में डाला था। बीएड का फॉर्म डाला था, MA इस्लामिक स्टडीज का और MA हिस्ट्री का फॉर्म। एक फॉर्म आपके एजुकेशन में आता है वो MA अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का, और जब उन सब का रिजल्ट आया तो मुझे बेहद खुशी हुई कि उस 6 में से 6 में भी मैं सिलेक्ट था, तो हर एक में मेरा नाम था। मुझे एक कॉन्फिडेंस वहां से मिला कि मैं किसी भी फील्ड में अगर कोशिश करूं तो मैं आ सकता हूं, शर्त है मेहनत और वो मैं करता हूं, तो इसलिए मुझे कोई और डिफीट नहीं कर सकता। और एक बड़ा फायदा हुआ, दोस्तों से मशवरे के बाद ये तय पाया कि आपको बीएड करना चाहिए, तो मैंने बीएड में एडमिशन लिया। हालांकि उस वक्त जो मैंने जेएनयू का भी एंट्रेंस दिया था, तो जेएनयू में हिस्ट्री में मैंने दिया था, MA हिस्ट्री में, और कट ऑफ जो उसका वो 41 गया था और मेरा 39 था, तो उसमें भी मुझे लगा कि मैं जेएनयू जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता। तो मुझे तो उस साल 1 साल का बीएड था 2014 में, और 1 साल
बीएड मैंने जामिया से किया तो उसने मेरी लाइफ को बहुत बदला, क्योंकि बीएड जामिया का ऐसा बीएड है कि वो डीएलएड और बीएड और अलग अलग स्पेशल नर्सरी सभी दो स्टूडेंट को एक साथ एक प्लेटफॉर्म देता है, और बहुत अलग अलग तरह से लोग आते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, उन सब से सीखने और देखने को मिलता है। तो वो जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में आप बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है एक्सपीरियंस करते हैं। स्पोर्ट्स में हमने देखा कि पहली बार हर एक, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज, सब मिल करके हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो एनुअल है। कल्चरल एक्टिविटीज में मैं हाउस का इंचार्ज था, एचआर कहते हैं, तो मैं एचआर था अंसारी जी, और उसमें कई अवार्ड्स आए। तो इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे जामिया में रहा। और जामिया में मैं एक चीज और बता दूं कि 2018 से 22 तक मुझे टीचिंग का भी मौका मिला, पढ़ाने का। तो जामिया के स्कूल में वो भी बहुत सर सैयद है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक्सपीरियंस इन देयर, मतलब उसकी एक्सपीरियंस को कैसे याद करेंगे? टीचिंग इन जामिया के एलुमनाई होने के बाद, वहां से पढ़ने के बाद, वहां के स्कूल में पढ़ाना, तो उसका कैसे एक्सपीरियंस याद करेंगे? जामिया का स्कूल आइडियल स्कूल है बहुत। और एक चीज और मैं आपको बता दूं इस बीच में कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन बच्चों के लिए। जामिया आपको इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी माहौल प्रोवाइड कराता है, इस्लामियात से भी जोड़ता है। वहाँ का एक कंपलसरी पेपर इस्लामियात है, इस्लामियात में बेसिक अकायद, इन सब के बारे में भी जानना जरूरी है। बहुत सारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और जो है अच्छे अच्छे दिल्ली के बड़े स्कूलों से बच्चों ने एडमिशन कैंसिल करा के जामिया में एडमिशन लिया है। और कोविड में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चों ने जामिया में लिया। दिल्ली में जो कुछ हंगामे हुए उससे भी बहुत सारे। तो जामिया का एक ऐसा माहौल है जो आपको दोनों चीजें देता है। जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ की बुनियाद में कहा था कि अपने कौम के बच्चों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस देकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये चीजें जामिया अब भी कर रहा है। तो वहां पे ऐसा नहीं कह सकते, देखिए बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जामिया यकीनी तौर पे उस जो उसका मिशन था वो उस पर आज भी रवा दवा है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और यकीनी मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स से खास तौर से मैं चाहूंगा कि जरूर जामिया जैसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें, इसलिए कि वहां पे दिल्ली का माहौल है और जामिया बहुत सिक्योर, बहुत अच्छी तालीम का दानिशगाह है। दिल्ली में रहने का शहर एक्सप्लेन है, आप ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो दिल्ली कैसे याद करते हैं? उमन लोग जैसे होता है ना कि उमन क्या होता है ना कि दिल्ली शहर है ना, नए जाएंगे तो दिल्ली बड़ा राजधानी है। तो दिल्ली शहर को कैसे याद करेंगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस दिल्ली शहर में? कुछ शब्दों में आप बयां करें कि दिल्ली शहर के बारे में। दिल्ली का नाम जब आया ना, देखिए बड़ा शहर, कभी भी छोटे शहर से जब जाएंगे लेके बोलिए जी तो दिल्ली जब मैं पहली मर्तबा गया तो देख कर ही सब लोग इस तरह से, उस तरह से मुझे भी लगा। आप यकीन माने कि 4 सालों तक जब तक मैं जामिया में रहा तब तक दिल्ली नहीं घूम पाया, और ये भी रहा कि जेएनयू भी नहीं गया। बहुत सारे लोग बड़ी यूनिवर्सिटी जाते हैं, घूम कर चले आते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं उसको, डीयू जाते हैं। मेरा मिशन था कि अगर मैं जाऊंगा तो एडमिशन लेकर ही जाऊंगा, इसलिए कि अगर पहले जाना आना शुरू हो जाएगा ना तो फिर मैं उसके लिए वैसा मेंटली प्रिपेयर नहीं रहूंगा। एक शौक है मेरे अंदर, मुझे देखना है, लेकिन मुझे एडमिशन के साथ देखना है, तो ये जुनून भी था मुझे। तो मैं 3 सालों तक कभी नहीं गया, मेरे दोस्त साथी सब जेएनयू जाते थे, आते थे। मैंने कहा मैं एंट्रेंस क्वालिफाई करूंगा तब जेएनयू जाऊंगा। और दिल्ली में एक ये था कि सबसे पहले जो दिल्ली जाते हैं वो सबसे पहले दिल्ली घूमते हैं, इसलिए कि पढ़ने के बीच में आप दिल्ली नहीं घूम पाएंगे, फिर आप घुमा जरूर पाएंगे जो लोग आते हैं। तो दिल्ली को मैंने जामिया में जरूर देखा, जामिया ही देखा, आसपास के इलाके, इंडिया गेट, जामा मस्जिद और दूसरे अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेस जो हैं वो सब भी देखा। लेकिन जेएनयू ने जो मुझे एक्सप्लोर दिया, जेएनयू ने जो मुझे दिखाया, वो मैं हमेशा याद करूंगा कि जेएनयू, सिर्फ जेएनयू ने नहीं, बल्कि जेएनयू में क्या होता है ना कि
चंद दोस्त बैठे हैं और अचानक से प्रोग्राम बना, चलिए ऋषिकेश घूम के चले आते हैं, और हम सब लोग उठते हैं और 1 घंटे में प्लान बन के हम ऋषिकेश हमने देखा, आसपास के हिमाचल और दूसरे शहर गए। दिल्ली तो खैर बहुत मर्तबा जाना हुआ, और दिल्ली में जितनी चीजें हैं तकरीबन हमने देखी, खासतौर से सूफिया के जो हाँ मकबरे हैं, जो वहां हमने अक्सर जो है शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया है, तो 22 ख्वाजाओं का चौखट जो है दिल्ली, वो हम सब ने दिल्ली में खासतौर से जियारत की। और दिल्ली में जेएनयू के पास में मेहरौली है, कुतुब मीनार और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यहाँ अक्सर आना जाना रहा। तो दिल्ली को हमने बहुत करीब से देखा, समझा, जाना, और दिल्ली के आसपास को भी, खासतौर से उसके कल्चर को। देखिए मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब ने कहा कि जो उन्होंने खतूत लिखे, जो लेटर्स लिखा उन्होंने, तो क्या कहा कि मैंने अपने खत को मैंने अपने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। जी। तो और जो मीर तकी मीर ने क्या है कि जितनी मर्तबा मीर उजले उतनी मर्तबा दिल्ली उजली। तो उस दिल्ली की तारीख को हमने किताबों से भी पढ़ा और अपनी नजरों से भी देखा। तो ऐसे बहुत सारे इमारत जो बल्ली महारान और पुरानी दिल्ली में है, वो हवेली आजम खान वगैरह, ये सब हम लोगों ने जाकर देखा। वो पूरे 1800 और 1900 सदी की चीजें जो है वो हम लोग जाया करते थे इस पर्पज से, और देखा करते थे। सिर्फ घूमने का मकसद नहीं होता, बल्कि वो ट्रैवलिंग में वो सारी चीजें जो कल्चर हमारा था उसको निशानदेही किया करते थे। तो दिल्ली को हमने बहुत इस तरह से देखने की कोशिश की है। थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल में आपने अच्छा एक्सप्लोर किया। तो दिल्ली उमूमन शहर है, आप एक्सप्लोर करें दिल्ली को जाने, क्योंकि एक मिनी इंडिया है मुझे लगता है ना। दिल्ली वो शहर है आलमी निसार में इंतखाब में, तो मैं उमूमन शहर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप हाफिज हैं उमूमन दीन की, उमूमन मैं चाहता हूँ कि हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाफिज होने के बाद और दुनिया जानना, वो होता है क्या कि हाफिज बन गए तो अब दीन की राह में चलना है, वो पढ़ के क्या होगा, अब तो मुझे जन्नत मिली जाएगी, मतलब उम्मत का थॉट होता है। तो दुनिया और दीन का बैलेंस आपने उम्मन देखा। मैं ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया और दीन को बैलेंस किया, तो इनको देखे, मैं शहबाज सर को देखे है ना, कैसे बैलेंस किया। तो हाउ यू, मतलब किस तरह से जो लोग हाफिज कुरान हो पा रहे हैं वो दुनिया कैसे जाए या जेएनयू तक सफर कैसे करें, है ना। तो आपने अल जमातुल अशरफिया से खिताब किया, तो उसको कैसे याद करेंगे। ये 2 सवाल को इससे लिंक कर रहा हूं मैं। बिल्कुल मैं आपके इस सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूंगा कि मेरी जब पैदाइश हुई वो 90 का दशक था, 1991 के आसपास, और 5 जनवरी 1991 मेरी पैदाइश है। और सिर्फ जब 6 साल 7 साल का था, तो कहते हैं ना कि उस वक्त ऐसा माहौल था कि घर में जो बदमाश बच्चा होगा वो मदरसा जाएगा। तो वैसे ही समझे कि और एक ये भी चीज है कि अगर आप बच्चों की साइकोलॉजी देखेंगे तो ज्यादा बदमाश बच्चा ज्यादा ज़हीन भी होता है। हो जाता है। तो वो चीजों में एक क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की, देखने की। तो बचपन से शरारत तो करता ही था, और हमारे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है अभी भी, तो उस प्राइमरी स्कूल में खंजरपुर ये शहर है यहाँ एक, वहां से आया करते थे हाफिज अब्दुल जलील साहब। तो उनकी बड़ी कोशिश रही और उन्होंने हमें इब्तिदाई और नाजरा वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाया, और जिसका नतीजा हुआ कि जिस तरह एक हाफिज कुरान को अच्छे से अदायगी के साथ तेजी से पढ़ सकता है, वैसे मैं नाजरा खानी में ही पढ़ने लगा था। तो उनको भी एहसास हुआ कि ये कुरान को हिफ्ज करने के लिए हैं, तो उन्होंने मुझे पहला सजेशन मेरे वालिद साहब को दिया कि इनको हिफ्ज में डालिए। दूसरा ये कि उस वक्त मेरे सीनियर और मेरे मुरब्बी रहे अल्लामा शमसुज़्ज़ोहा साहब क़िबला, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उनकी बड़ी कोशिश थी कि इस मोहल्ले से कुछ बच्चे हिफ्ज की तरफ आए, और इन सब की कोशिश से मैं और हाफिज इरशाद साहब, ये 2 लोग पहले 1996 के आसपास गालिबन जो है हम लोगों ने एडमिशन लिया था। नहीं, खंजरपुर मदरसा इस्लामिया रहीमिया खंजरपुर में। तो यहाँ तक सफर कैसे तय हुआ? जी और वहां से 2000 में मेरी फरागत हुई। 4 साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज कर लिया था, और 2000 से लेकर 2020 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरावी मुसलसल सुनाई है।
तो 2000 में जब फरागत हुई मेरी यहाँ से, तो उसके बाद बाकी सारे जो हमारे दोस्त साथी थे उन्होंने कहा कि बस एक डिग्री हो गई हाफिज की, अब तो हो गए, वो निकल गए कभी कुरान खानी और दूसरी चीजों में लग गए। मुझे लगा कि ये तो कुछ नहीं, ये तो शुरुआत थी और अभी तो शुरू हुआ है, अभी कैसे जर्नी खत्म हो सकती। तो अल्लामा मुफ्ती जिल्लुर रहमान साहब जो कटोरिया से जिनका ताल्लुक था, और वो थे दारुल उलूम खैरिया निजामिया सासाराम के प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप चलिए, वो आया करते थे यहाँ शुक्रुल्लाह चक में, अल्लामा शम्सुल ज़ोहा साहब के यहाँ रिश्तेदार हैं उनके। तो उन्होंने मेरा हाथ थमा दिया कि ये आपके हवाले हैं, और वो मुझे ईद के बाद लेकर गए दारुल उलूम खैरिया निजामिया सासाराम। मरकजी इदारा था बिहार का, वहां पे 2 साल हमने दौड़ और बेसिक तालीम, इदादिया और ऊला की तालीम हासिल की। ऊला में मैंने हाफिज अब्दुल जलील साहब और इन सब की कोशिश से अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर का एंट्रेंस दिया। वहीं हम लोग चले गए कि मुझे वहीं देना, इसलिए कि मदरसे में मैं ये कोशिश करता रहता था कि इससे बड़ा और इससे बेहतरीन मदरसा और कौन है, जो बेस्ट मदरसा हो सकता है, मैं वहां जाने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत अच्छे मदरसे से तालीम हासिल करूं। तो वहां खैरिया के बाद मैंने 2005 में अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में ऊला का, जमाते ऊला का एंट्रेंस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। तो जहां जहां मैंने एग्जाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नाकामी नहीं मिली मुझे, ये मैं खुशकिस्मत मानता हूँ। जमात उला में मैं, हालांकि अशरफिया आप अगर देखें तो अहले सुन्नत वल जमात के इदारों में सबसे बड़ा इदारा है, और वहां पे फजीलत में अगर आप एग्जाम देते हैं तो वहां लायक किया जाता है कि आप फजीलत में नहीं तो आप 2, 4, 5 साल नीचे के लायक हैं, और लोग रह जाते हैं। तो मैं 2005 में जमात उला में मैंने एडमिशन लिया, और 2010 तक मैंने तालीम हासिल की अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि देखिए, वो लोग, वो साथी हमारे जो सिर्फ हिफ्ज करते हैं, सिर्फ मदरसे में कैद नहीं होना, आपको हिफ्ज के साथ साथ जितना अपने आप को, आप अपनी शख्सियत को बना सकते हैं, तो आप स्कूल की तालीम जरूर हासिल कीजिए। मदरसे में हिफ्ज के साथ साथ 10th भी मदरसा बोर्ड भी कराती है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और अलग, तो 10th जरूर कीजिए आप। और 10th के बाद जब मैं अशरफिया में आलिमियत कर रहा था, तब मैंने वहां से 12th कर लिया था, और हमारे बहुत सारे साथी ने 12th किया था प्राइवेट में, हमने 12th जो है प्राइवेट में मैंने वहां से कर लिया था। और उसका एक बड़ा फायदा ये हुआ कि जब मैंने अशरफिया के बाद 2010 में फॉर्म भरा 11 में दिल्ली में, तो हमने उसी 12th के बेस पे हमने ग्रेजुएशन का एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में। तो ये जर्नी हमारी मदरसे की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रही, और नीचे से ऊपर ही उठा मैं, ऊपर से नीचे नहीं आया, और अभी तक। और वो जो है जर्नी जो मदरसा इस्लामिया रहीमिया खंजरपुर से शुरू हुई, वो 2001 में गालिबन, 2002 में गालिबन दारुल उलूम खैरिया निजामिया सासाराम, 2005 में अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, जहां हमने आलमियत मुकम्मल की। और अशरफिया के बाद हमारे दोस्तों से जो बातें होती थी, तो हमने ये कहा कि अब इसके बाद कहाँ चला जाए, क्योंकि नीचे तो आना नहीं और ऊपर कहाँ जाना, तो अजहर है, जामे अजहर चले जाएं। मैंने कहा अजहर नहीं, हमारे मुल्क में बड़े बड़े इदारे हैं। तो ये तय पाया था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां जा सकते हैं। उमन, दोस्तों का आप कंट्रीब्यूट बोल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में दोस्त कैसे कंट्रीब्यूट किए, या कुछ दोस्तों को याद करेंगे ना? दोस्त भी एक जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है। अरे फॉर्म भर दे, ये आया, भर दे, तो कुछ दोस्त को याद करेंगे, या दोस्त कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप कैसे याद करेंगे इस दोस्त? देखिए, दोस्त वो खूबसूरत या वो बहुत आपकी जिंदगी का एक मजबूत पाया है, दीवार है, कि बहुत सारी बातें आप अपने माँ बाप से नहीं कर सकते जो दोस्त से कर लेते हैं। हम अपने साथियों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्त हर एक की जिंदगी में हर एक के होता है। अच्छे दोस्तों को तलाश करना बहुत जरूरी है, और अच्छे दोस्त ही आपको अच्छी जगह पे ले जाते हैं। और मेरे साथ ये एक अच्छी बात रही कि मुझे जितने सीनियर और जितने दोस्त मिले, वो सब भी अच्छी फील्ड में रहे, और नहीं तो मुझे जरूर अच्छी फील्ड की तरफ ले जाने की कोशिश की, चाहे वो नीचे से ऊपर तक में। मैं अपने तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, और उनको याद भी करना चाहूंगा। नाम याद करेंगे जो आप बोल सकते हैं? जी जी, जरूर जरूर। मेरे एक दोस्त रहे जो अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में, अभी वो +2 टीचर हैं BPSC से,
मौलाना शमीम अख्तर मिसबाही जो पुदनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, एक हैं आसिफ रजा जो मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों ने बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन किया है जामिया के फॉर्म के लिए JNU में, है ना। और इसी तरह जो है ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो JNU में भी हैं, शाहिद मलिक हैं, अब्दुल अजीज हैं, रईस फराही हैं, ऐसे जो हम लोगों ने JNU में जो सफर शुरू किया। और ये था कि हम सब लोग मदरसे से आए थे, हमारे जो JNU में साथी रहे, हम सब लोग, कोई अल-फलाह से आया है, कोई नदवे से आया है, कोई देवबंद से है, कोई अशरफिया से है। और JNU जाने के बाद कोई मसलक नहीं रहता, ठीक है, वो बाहर होते हैं, है ना। और वहां पे सब एक सफ में होते हैं, हम सब वर्ल्ड कहते हैं ना, इथोपिया इक्वल। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो ये सब अशरफ, ये सब बहुत शुक्रिया है दोस्त के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत मैं सवाल यहाँ पे सर कि आप शिक्षक हैं और JNU से अदा किया और जामिया से पढ़ा, तो टीचर्स के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लिटरेचर्स पे कुछ टीचर्स के नाम JNU के फैकल्टी जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज किया, या आप टीचर खुद हैं इंस्पिरेशनल होने के लिए, तो आपने इंस्पायर किया कि आप बनना चाहते हैं, जो टीचर्स को कैसे याद करेंगे आप सर? टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। टीचर देखिए पैदा तो बाप के जरिए है, लेकिन टीचर्स रूह है इंसान के, जो है गज़ा है, रूहानी गज़ा और रूहानी। तो मेरे उन तमाम असातिज़ा को मैं याद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया। ख़ास तौर से मैं एजुकेशन की फील्ड में जो आज मैं यहाँ पे हूँ, वो उर्दू से मैंने एमए की जो शुरुआत की थी JNU से, वो उर्दू लिटरेचर में, MA MPhil और PhD। तो MPhil और PhD के जो मेरे सुपरवाइजर, जो गाइड रहे हैं, वो प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन। प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन भी मदरसे से ताल्लुक़ है उनका, और बाद में यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं भी JNU में। और इतने नर्म मिजाज, इतने मिलनसार, इतने खुशखल्क हैं कि एक बार अगर आप उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत सालों से जानता हूं सर को। आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं और हर तरह से आपकी ताउन और कोशिश करते हैं। आप देखिए डिजिटल वर्ल्ड में उर्दू के हवाले से एक बड़ा नाम है प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन। आप कहीं पे भी जाइए, वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं इस वक्त, और दुनिया में जहां जहां भी उर्दू जबान है वहां वहां ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन का ना सिर्फ नाम है बल्कि काम भी है। और इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने MPhil और PhD किया तो मेरा MPhil का मौजू है मजहर इमाम की शायरी का फिक्री व फन्नी जायजा, जो मैंने प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन के ज़ेर निगरानी अपना थीसिस जमा कराया है। और फिर PhD जो मैंने की है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहां भी उर्दू बोली, पढ़ी और लिखी जा रही है, उन सब के मालूमात, जो मुहाजिर अदब है उनमें खास तौर से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पे मेरा काम है। स्कैंडिनेविया में 5 ममालिक हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइलैंड, ये इन ममालिक के मजमूओं को स्कैंडिनेविया कहा जाता है। और यहाँ पे उर्दू न सिर्फ बोली पढ़ी जाती है बल्कि यूनिवर्सिटी और स्कूल की सतह पे पढ़ाई जाती है, और वो मेरा रिसर्च का मौजू है PhD का। और मैंने पहला काम किया है PhD में इस मौजू पर। इससे पहले जो है कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, हाँ, मतलब पहले आप शख्स हैं जो आपने इस मौजू पे, हाँ, इस मौजू पे अभी तक। तो मुझे मवाद की फराहमी में बड़ी दुश्वारी तो हुई, कोविड का टाइम था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ पे मौजूद नसर मलिक साहब का और महमूद किसाना साहब का, जफर आवान साहब का, इन लोगों ने बड़ा ताउन किया। जमील अहसन साहब का, जो लोग वहाँ मौजूद हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में, इन लोगों ने अपने, हाँ जी, अभी, लेकिन कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाया वहां पे, लेकिन इन फ्यूचर मुझे है वैसा, बिल्कुल राब्ते में है, कांटेक्ट में है। और मैं समझता हूँ, देखिए शोबा तालीम वो शोबा है, या तदरीस का जो मनसब है वो मनसब है कि जिसमें अगर मैं टीचर हूँ BPSC से यहाँ पे, तो बुनियादी तौर पे बच्चों के लिए, तो बच्चों को हर तरह से ताउन करना चाहिए, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मैंने जहां ज्वाइन किया, देखिए जब हमने भी अपना सफर शुरू किया था तो बहुत कुछ नहीं था। अब भी जो बच्चे हैं जिसको मैं पढ़ा रहा हूं तो वो भी बहुत नीचे हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि उनको नीचे से उठाना और वो सारी चीजें जो मुझे जी। तो मैं ये चाहूंगा अपने तमाम दोस्तों साथियों से जो तदरीस के मनासिब पे फाइज हैं और टीचर हैं,
कि ठीक है, कमियां तो बहुत सारी हैं, कमियां जुलाने से तो बेहतर है कि अपना फर्ज जो है वो अदा करते रहें, अपने हिस्से का चिराग जलाते रहें और अपना उनको गाइड करते रहें और मजीद तालीम के लिए आगे आप पहुंचाते रहें। एक्सट्रीम बैकवर्ड पसमानदा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप सर, तो बहुत पीछे हैं, मतलब मुसलमानों में भी एक्सट्रीम बैकवर्ड्स जो हैं बहुत पीछे हैं, आप बिलोंग कर रहे हैं सर, है ना, कुरैशी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। उमूमन देखा जाता है कि यहाँ के बच्चे तालीम से याफ्ता नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक पहुंच सके तो किस तरह से बताएंगे या कैसे बताएंगे उन बच्चे को इल्म की ललक जो होती है ना, जैसे कुरान की आयत है इक़रा, पढ़ने की तरफ कैसे ललक करेंगे सर? मतलब क्या मैसेज होगा उनके लिए? बस कुछ शब्दों में आप मैसेज बता सकें उन लोगों के लिए जो मेरे इस पॉडकास्ट के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल सही है कहना कि बच्चों को आप सिर्फ बताएंगे कि ये करो और खुद नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, उनको सिखाने के लिए खुद भी करना होगा। अब हम सब लोग जो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, मोबाइल खुद चला रहे हैं और बच्चों को कहते हैं कि मत चलाइए, ये पॉसिबल नहीं है। आप कुरान लेके बैठे, आप किताब लेके बैठे, बच्चा खुद पढ़ेगा। आप देखिए, आप नमाज के जाएं, बच्चा 2 दिन के बाद खुद जाने लगेगा। हम ऐसे तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं, अपने दोस्त साथियों को, कि तालीम जरूरी है और वो बुनियाद है। आप एक खास कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुसलमानों की हालत बद से बदतर है। शेड्यूल कास्ट से भी नीचे तालीम के मामले में हमारा नंबर आता है और यकीनी तौर पे उसके लिए सबसे पहले तो क्या है ना कि बचपन में अगर आपको तालीम की जगह पैसे हाथ में आ जाए और अच्छे खासे पैसे मिलने लगे तो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। फिर आपसे ये कहा जाता है कि आपने क्या किया, हमारे पास तो इतने पैसे हैं। तो वो चीजें बचपन में ही उसको ना दिया जाए जो जिसकी इम्पोर्टेंस है। अगर पहले ही पैसे हाथ में होंगे तो वो कहेंगे कि आप बाद में हासिल करेंगे, मेरे पास अभी है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, एक ऐसा इदारा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि तालीम में सिर्फ लड़कों की बात ना की जाए, उससे ज्यादा जरूरी है गर्ल्स एजुकेशन। देखिए, गर्ल्स एजुकेशन में तो और भी पिछड़े हैं हम बहुत ज्यादा, कि वहां पे हम ये समझते हैं कि लड़के ही बाहर जा सकते हैं, लड़कियां तो निकल ही नहीं सकती हैं। जो माहौल है, जिस तरह के हालात हैं, तो मुसलमानों के कुछ ऐसे इदारे, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन होने चाहिए और हर मोहल्ले में एक तरह की तंजीम हो जो इस काम को बेहतर तरीके से करे। मैंने अपनी सतह पे हर तरह से कोशिश करने की है और मुझे लगता है कि चेंजिंग आएगी हर घर से एक एक बच्चा, हर घर से एक एक बच्चे को उठाकर, चूंकि स्कूल की तालीम के लिए तो है इतने बेदार कि स्कूल में बच्चों को भेजने लगे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में हम 0 पॉइंट हैं। तो वहां के लिए जो है मैंने हर तरह से ये कहा कि आपको फ्री एजुकेशन, फ्री गाइडेंस के साथ साथ आपको दिल्ली तक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बहुत सारे अलग अलग तंजीमों के जरिए हम ये काम कर रहे हैं। आइडियल एजुकेशन है, रहमत आलम वेलफेयर सोसाइटी का मैंने जो नाम लिया, अभी कल मेरी मीटिंग हो रही थी उसके साथ यहाँ पे। तो अपनी कम्युनिटी के लिए खास तौर से मैं ये चाहूंगा कि देखिए, हम लोग 10th तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्लास 10th और 12th तक जो स्कूल की बेसिक तालीम है वहां, तो वो वहां पे जो कमजोरी है कि देखिए, एक अभी मुस्लिम हाई स्कूल है भागलपुर में, तो उसकी भी हालत बहुत ये नहीं है। लोगों को वक्त पहले पैसे आने लगते हैं तो एक तरह का और भी नजरिया बदल जाता है कि जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत। मदारिस तो जगह जगह खुले हुए हैं, स्कूल का क़याम जरूरी है हमारी कम्युनिटी में, जहां पे गर्ल्स एजुकेशन भी हो और बच्चों की तालीम भी जरूरी हो। जब तक आप 12th नहीं करेंगे, मजीद तालीम के लिए कोई गौर व फिक्र नहीं किया जा सकता, इसलिए कि डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपको जरूर जो है एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। तो उमूमन आपकी जो गुफ्तगू रही, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पासमानदा से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करूंगा। सर का सबसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आए, कुछ बातें हुई, गुफ्तगू हुई, आपसे मिल के अच्छा लगा। और मैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ डिजाइन करूंगा पासमानदा से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, बिल्कुल मैं सर को बुलाऊंगा। सर उमूमन पटना शहर में रह रहे हैं, तो एक्सप्लोर पटना शहर और बिहार में रह करके और एक्सप्लोरेशन होगी उनकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इस पॉडकास्ट में आप आए और अपना समय दिया कीमती, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया सहवाग साहब का करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज के इस
अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए और मैं तारीफ करना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का, आपका, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, बंद कमरे में पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस मोबाइल फ़ोन से क्या कुछ नहीं हो सकता, तो उसका एक सही इस्तेमाल ये है जो आप कर रहे हैं। मैं आप सबको इसके लिए मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और इसको मज़ीद इसमें हमारा जिस तरह से भी रोल होगा, मैं आपको हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ और यकीनी तौर पे मैं आपको एक बार फिर से जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं एक बार अपने बारे में भी आपको ये बता दूँ कि चूँकि ऑफिशियल डिग्री डॉक्टरेट की मिलने के बाद जो है अब जो है चूंकि क़याम मेरा दिल्ली से अब पटना हो गया, जैसा कि आपने कहा, तो पटना से आपसे यकीनी तौर पे मुलाकात होती रहेंगी। एजुकेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं और आप सब भी जुड़े। एजुकेशन ही है जो हमारा हथियार है और इनकलाब का जरिया है। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। मैं इस कैमरा पर्सन्स में तालिब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, प्रोडक्शन यूनिट राशिद खान साहब और कैमरा वकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो पूरी टीम जो इस पॉडकास्ट को करती है। और हमें, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उमूमन ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो वैल्यू एडिट कर सके, हॉलिस्टिक कर सके। मेरी उमूमन ये मैसेज है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।